आज हम बात करने जा रहे हैं उस विद्यालय की जिसने देश ही नहीं बल्कि देश दुनिया में अपना परचम लहराया है। शांति का संदेश देने वाले उस महान विश्वविद्यालय का नाम है नालंदा विश्वविद्यालय। इस विश्वविद्यालय की स्थापना 3 राजाओं ने मिलकर बनाया था। प्रथम थे गुप्त वंश के राजा कुमार गुप्त प्रथम, जिन्होंने 5वीं शताब्दी में नालंदा विश्वविद्यालय नाम से इसकी स्थापना की थी। गुप्त वंश के पतन होने के बाद दूसरे राजा थे कन्नौज के राजा हर्षवर्धन, जिन्होंने विश्वविद्यालय की दूसरी मंजिल का निर्माण करवाया था। कन्नौज के राजा हर्षवर्धन ने नालंदा विश्वविद्यालय को बहुत धन दिया था। उसने लगभग 100 गांव की मालगुजारी इस विश्वविद्यालय के नाम छोड़ दी थी। और तीसरे राजा थे देवपाल राणा, जो बंगाल के राजा थे। उन्होंने 9वीं शताब्दी में परिसर की तीसरी मंजिल का निर्माण करवाया था। नालंदा विश्वविद्यालय 10 किलोमीटर लंबे और 5 किलोमीटर चौड़े परिधि में इस परिसर का निर्माण हुआ था। इस विश्वविद्यालय में 2000 शिक्षक और 10,000 से ज्यादा विद्यार्थी शिक्षा ग्रहण करते थे। इस परिसर में बहुत ही शांतिप्रिय वातावरण हुआ करता था। पूरे विश्व में अपने शांति के वातावरण का संदेश देने वाले इस विश्वविद्यालय को 9वीं शताब्दी से 12वीं शताब्दी तक अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त थी। ये विश्व का प्रथम पूर्णतः आवासीय विश्वविद्यालय था। विकसित स्थिति में इसमें विद्यार्थियों की संख्या करीब 10,000 एवं अध्यापकों की संख्या 2000 थी। 7वीं शती में जब हेनसांग आया था, उस समय 10,000 विद्यार्थी और 1510 आचार्य नालंदा विश्वविद्यालय में थे। इस विश्वविद्यालय में भारत के विभिन्न क्षेत्रों से ही नहीं बल्कि कोरिया, जापान, चीन, तिब्बत, इंडोनेशिया, फारस तथा तुर्की से भी विद्यार्थी शिक्षा ग्रहण करने आते थे। इस विश्वविद्यालय को 9वीं शताब्दी से 12वीं शताब्दी तक अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त थी। अत्यंत सुनियोजित ढंग से और विस्तृत क्षेत्र में बना हुआ यह विश्वविद्यालय स्थापत्य कला का अद्भुत नमूना था। इसका पूरा परिसर एक विशाल दीवार से घिरा हुआ था, जिसमें प्रवेश के लिए एक मुख्य द्वार था। उत्तर से दक्षिण की ओर मठों की कतार थी और उनके सामने अनेक भव्य स्तूप और मंदिर थे। मंदिरों में बुद्ध भगवान की सुंदर मूर्तियां स्थापित थीं। केंद्रीय विद्यालय में 7 बड़े कक्ष थे और इसके अलावा 300 अन्य कमरे थे। इनमें व्याख्यान हुआ करते थे। मठ 1 से अधिक मंजिल के होते थे। कमरे में सोने के लिए पत्थर की चौकी होती थी। दीपक, पुस्तक इत्यादि रखने के लिए आले बने हुए थे। प्रत्येक मठ के आंगन में एक कुआं बना था। 8 विशाल भवन, 10 मंदिर, अनेक प्रार्थना कक्ष तथा अध्ययन कक्ष के अलावा इस परिसर में सुंदर बगीचे तथा झीलें भी थी। समस्त विश्वविद्यालय का प्रबंध कुलपति या प्रमुख आचार्य करते थे, जो भिक्षुओं द्वारा निर्वाचित होते थे। कुलपति 2 परामर्शदात्री समितियों के परामर्श से सारा प्रबंध करते थे। प्रथम समिति शिक्षा तथा पाठ्यक्रम संबंधी कार्य देखती थी और द्वितीय समिति सारे विश्वविद्यालय की आर्थिक व्यवस्था तथा प्रशासन। इस विश्वविद्यालय में 3 श्रेणियों के आचार्य थे, जो अपनी योग्यतानुसार प्रथम, द्वितीय और तृतीय श्रेणी में आते थे। नालंदा के प्रसिद्ध आचार्यों में शीलभद्र, धर्मपाल, चंद्रपाल, गुणमती और स्थिरमती प्रमुख थे। 7वीं सदी में ह्वेनसांग के समय इस विश्वविद्यालय के प्रमुख शीलभद्र थे, जो एक महान आचार्य, शिक्षक और विद्वान थे। विश्वविद्यालय में प्रवेश परीक्षा अत्यंत कठिन होती थी और उसके कारण प्रतिभाशाली विद्यार्थी ही प्रवेश पा सकते थे। उन्हें 3 कठिन परीक्षा स्तरों को उत्तीर्ण करना होता था। इस विश्वविद्यालय में आचार्य छात्रों को मौखिक व्याख्यान द्वारा शिक्षा देते थे। इसके अतिरिक्त पुस्तकों की व्याख्या भी होती थी। शास्त्रार्थ होता रहता था। दिन के हर पहर में अध्ययन तथा शंका समाधान चलता रहता था। यहाँ महायान के प्रवर्तक नागार्जुन, वसुबंधु, असंग तथा धर्मकीर्ति की रचनाओं का सविस्तार अध्ययन होता था। वेद, वेदांत और सांख्य भी पढ़ाए जाते थे। व्याकरण, दर्शन, शल्यविद्या, ज्योतिष, योगशास्त्र तथा चिकित्सा शास्त्र भी पाठ्यक्रम के अंतर्गत थे। यहाँ छात्रों के रहने के लिए 300 कक्ष बने थे, जिनमें अकेले या 1 से अधिक छात्रों के रहने की व्यवस्था थी। 1 या 2 भिक्षु छात्र एक कमरे में रहते थे। कमरे छात्रों को प्रत्येक वर्ष उनकी अग्रिमता के आधार पर दिए जाते थे। इसका प्रबंधन स्वयं छात्रों द्वारा छात्र संघ के माध्यम से किया जाता था। यहाँ छात्रों का अपना संघ था। वे स्वयं इसकी व्यवस्था तथा चुनाव करते थे। ये संघ छात्र संबंधित विभिन्न मामलों जैसे छात्रावासों का प्रबंध आदि करता था। नालंदा में सहस्रों विद्यार्थियों और आचार्यों के अध्ययन के लिए 9 तल का एक विराट पुस्तकालय था, जिसमें 3 लाख से अधिक पुस्तकों का अनुपम संग्रह था। इस पुस्तकालय में सभी विषयों से संबंधित पुस्तकें थीं। ये पुस्तकालय रत्नरंजक, रत्नोद्धी, रत्नसागर नामक 3 विशाल पुस्तकालय भवनों में स्थित था। रत्नोद्धी पुस्तकालय में अनेक अप्राप्य हस्तलिखित पुस्तकें संग्रहित थीं। छात्रों को किसी प्रकार की आर्थिक चिंता न थी।
उनके लिए शिक्षा, भोजन, वस्त्र, औषधि और उपचार सभी निःशुल्क थे। राज्य की ओर से विश्वविद्यालय को 200 गांव दान में मिले थे, जिनसे प्राप्त आय और अनाज से उसका खर्च चलता था। नालंदा विश्वविद्यालय पूर्ण रूप से शांति का संदेश देने वाला भगवान बुद्ध से प्रेरित था। जगह जगह भगवान बुद्ध की मूर्तियां और स्तूप स्थापित किए गए थे। विश्वविद्यालय में बहुत ही शांतिप्रिय वातावरण में पंडितों, आचार्य और विद्यार्थी शिक्षा ग्रहण करते थे। पूरे विश्व में शांति का संदेश देने वाले और अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त वाले इस महान विश्वविद्यालय को न जाने किसकी नजर लगी कि विश्वविद्यालय का पूर्णतः अवसान हो गया। इस अवसान का कारण तुर्क आक्रमणकारी बख्तियार खिलजी था। खिलजी ने इसे जलाकर पुनर्तः नष्ट क्यों कर दिया था? साल 1193 में बख्तियार खिलजी नाम के एक क्रूर लुटेरे ने और मूर्ति पूजक के विरोधी की तबीयत खराब हो गई, किसी गंभीर बीमारी ने उसे जकड़ लिया था। उसने अपने नीम हकीमों से बहुत इलाज करवाया था, लेकिन उसकी तबीयत ठीक नहीं हुई। इस समय एक यात्री घूमते हुए वह बख्तियार खिलजी के दरबार में जा पहुंचे। वहां उसे पता चला कि वह अभी बीमार है, वह मिल नहीं सकता। उस यात्री के विशेष आग्रह पर बख्तियार खिलजी मिलने के लिए तैयार हो गया। यात्री ने मिलते ही बख्तियार खिलजी को सलाह दी कि विश्व प्रसिद्ध नालंदा विश्वविद्यालय में चिकित्सा क्षेत्र के प्रमुख पंडित राहुल श्रीभद्र जी आपका इलाज कर आपको ठीक कर सकते हैं। फिर क्या था, पंडित राहुल श्रीभद्र जी से इलाज की इच्छा प्रकट की, लेकिन बख्तियार खिलजी ने एक शर्त रखी थी कि मैं किसी भी प्रकार की भारतीय पद्धति से बनी दवा नहीं खाऊंगा, क्योंकि यह काफिरों द्वारा बनाई गई है। फिर कुछ समय बाद राहुल श्रीभद्र जी ने एक कुरान लेकर खिलजी के पास पहुंच गए और यह सलाह दी कि प्रतिदिन कुरान की यह प्रतियां आप पढ़ोगे तो आप ठीक हो जाओगे, यह मेरा दावा है। उसके कुछ दिन तक खिलजी ने कुरान की प्रतिदिन दिन में 3-4 बार प्रतियां पढ़ी और उसने महसूस किया कि स्वास्थ्य अब ठीक होने लगा है। फिर उसने पता लगाया कि मैं ठीक कैसे हो गया, तो उसे पता चला कि पंडित राहुल श्रीभद्र जी ने कुरान की प्रतियों पर दवाई का लेप लगा दिया था। इनको पता था कुरान पढ़ने वाले खिलजी हमेशा कुरान पढ़ते समय पन्ने पलटते समय हाथ पर थूक लगाता है। इस माध्यम से दवा का असर हुआ और वह ठीक हो गया। उसके तुरंत बाद खिलजी को ये बात सहन नहीं हुई कि मेरे नीम हकीमों से मैं ठीक नहीं हुआ, परंतु काफिर की दवाई ने मुझे ठीक कर दिया। मेरे हकीमों से ज्यादा ज्ञान इन पंडित आचार्य में है। खिलजी के मन ही मन में नालंदा विश्वविद्यालय के प्रति द्वेष पैदा हो गया। नालंदा विश्वविद्यालय पूर्ण रूप से शांति का संदेश देने वाला भगवान बौद्ध से प्रेरित था। जगह जगह भगवान बुद्ध की मूर्तियां और स्तूप स्थापित किए गए थे। हर आचार्य पंडित, हर विषय में परिपूर्ण बड़े बड़े ज्ञानी और बड़े विद्यार्थी सभी भगवान बौद्ध के सामने नतमस्तक होकर शिक्षा ग्रहण करते थे। ये बात खिलजी को सहन नहीं हुई, क्योंकि वह एक मूर्ति विरोधी था। मूर्ति पूज को मारना वह अपना धर्म समझता था और एक मूर्ति पूजक द्वारा इसका इलाज करके इसे ठीक करना उसे अपने धर्म की तौहीन नजर आई। फिर अचानक एक दिन असंख्य घोड़े के साथ खिलजी और उसे घोड़ेस्वरों ने नालंदा विश्वविद्यालय में आक्रमण कर दिया। विश्वविद्यालय के सभी दरवाजों को बाहर से बंद कर दिया। एक सेना की टुकड़ी को अंदर भेज दिया। उस सेना ने विश्वविद्यालय के प्रांगण में मौजूद आचार्य पंडितों और विश्व के अलग अलग देशों से आए विद्यार्थियों को मारना शुरू कर दिया। पूरे प्रांगण में चारों तरफ खून ही खून था। कई हजारों शिक्षकों को और विद्यार्थियों को पल भर में मार दिया गया। शांति के संदेश को फैलाने वाले आचार्य, विद्यार्थियों, असहाय खाली हाथ वाले मौजूद सभी को बड़ी ही क्रूरतापूर्वक खिलजी की मूर्ति पूजक विरोधिक मानसिकता ने मार दिया। प्रांगण में मौजूद 10,000 विद्यार्थी और 2,000 आचार्य पंडितों को इसलिए मार दिया क्योंकि इनका ये कसूर था कि वह मूर्ति पूजक थे, इसलिए उन्हें ये दंड मिला। जब सभी को मार दिया गया तब खिलजी ने आदेश दिया कि नालंदा विश्वविद्यालय के पूरे परिसर में आग लगा दिया जाए। विश्वविद्यालय के परिसर में मौजूद पुस्तकालय में आग लगा दी। उस पुस्तकालय में हजारों सालों से मौजूद ग्रंथोपन्यासों, कला, चिकित्सा, साहित्य और औषधि से संबंधित बहुत ही महत्वपूर्ण पुस्तक व उपन्यास मौजूद थे। परिसर की तीनों पुस्तकालयों की इमारत में आग लगा दी गई। पूरे 3 महीने तक विश्वविख्यात पुस्तकालय जलती रही। साथ ही इसमें भारत का भविष्य भी जलता रहा। नालंदा विश्वविद्यालय पूरी तरह खंडहर में तब्दील हो गया। कई सालों बाद एक अंग्रेजी अफसर को 19वीं सदी में एक चीनी यात्री की एक डायरी मिली जिसने उसे विश्व प्रसिद्ध नालंदा विश्वविद्यालय के बारे में लिखा था। एक दिन उसे डायरी में लिखे पते पर अंग्रेजी अफसर गया तो उसने देखा कि यहाँ तो कुछ नहीं है, लेकिन इस समय उसकी नज़र एक 5वीं शताब्दी की एक पत्थर पर पड़ी। उसे उठाकर देखा तो उसने उसे जगह पर खुदाई करवाई और नालंदा विश्वविद्यालय के 10% भाग को उसने बाहर निकाला गया। फिर खुदाई बंद कर दी गई। कुछ समय बाद साल 2016 में फिर खुदाई चालू हुई। फिर उसके बाद यूनेस्को द्वारा नालंदा विश्वविद्यालय को विश्व धरोहर में शामिल कर लिया गया है। इसलिए विश्वविद्यालय के अवशेषों को निकालना और सहेज कर रखने की जिम्मेदारी यूनेस्को द्वारा संभाली जाती है।
नालंदा विश्वविद्यालय के परिसर में आवागमन का साधन वायु मार्ग, रेल मार्ग और सड़क मार्ग है। वायु मार्ग, यहाँ से 89 किलोमीटर दूर निकटतम हवाई अड्डा पटना का जयप्रकाश नारायण हवाई अड्डा है। रेल मार्ग, नालंदा में भी रेलवे स्टेशन है, किंतु यहाँ का प्रमुख रेलवे स्टेशन राजगीर है। राजगीर जाने वाली सभी ट्रेनें नालंदा होकर जाती है। सड़क मार्ग, नालंदा सड़क मार्ग द्वारा कई निकटवर्ती शहरों से जुड़ा है। राजगीर 12 किलोमीटर, बोधगया 110 किलोमीटर, गया 95 किलोमीटर तथा पटना 90 किलोमीटर। ऐसे ही इतिहासकारी वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें और शेयर करें।